और भक्ति से सराबोर इस महापर्व को देखने के मिल रहे कुछ विशेष पहचान रखने वाले साधु संत। चोटी वाले बाबा से लेकर डिजिटल बाबा, फ्रांस से आई महिला से लेकर 13 साल की बाल सन्यासी इन दिनों महाकुंभ में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर महापर्व महाकुंभ में हर रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सभी को हिंदू धर्म पर गर्व कराने के लिए और प्रेरित करती हैं। आस्था और अध्यात्म के इस महापर्व में साधु संतों का आगमन लगातार जारी है। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले महाकुंभ में अपनी अलग पहचान रखने वाले बाबा और साधु हर रोज चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। इन दिनों आकर्षण के केंद्र में एक और हठयोगी बाबा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बाबा अपने बालों के सहारे हवा में झूल रहे हैं और इसी विशेषता के चलते इन्हें चोटी वाले बाबा के नाम से पहचाना जाता है। बाबा अपने बालों की चोटी के सहारे हवा में ही योग की मुद्रा में है और हवा में झूल रहे हैं। बाबा की हठता ही महाकुंभ में उनकी एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। इस बार महाकुंभ को जहां एक ओर योगी सरकार दिव्य, स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल बनाने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर प्रयागराज पहुंचे डिजिटल बाबा भी चर्चाओं में हैं। संगम की रेती पर सनातनी संस्कृति का संदेश दे रहे डिजिटल बाबा हाथों में डंडा, कमंडल, त्रिशूल या तलवार की जगह ट्राइपॉड स्टैंड, सेल्फी स्टिक, मोबाइल और माइक लेकर सनातन धर्म का अनूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संगम की रेती पर बने शिविरों और आश्रमों में कथा, सत्संग, भजन, ध्यान, जप, तप और योग करने वाले बाबाओं से अलग डिजिटल बाबा ने भारतीय अध्यात्म और सांस्कृतिक परंपरा को दूर दराज के लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल जरिए का सहारा लिया है। इन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे और सबसे अच्छी बात है कि ये कुंभ सोशल मीडिया के हर दूसरे तीसरे पोस्ट में आपको फीड में नजर आ रहा है। कहीं कहीं कुछ अच्छी बातें लोगों को सुनने को मिल रही है, जानने को मिल रही है। युवा पीढ़ी आज सोशल मीडिया में ऐसे एडिक्ट है कि माता पिता चाह के भी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ अच्छी बातें वो सुनते हैं, देखते हैं, कभी कुछ बुरी बातों में भी फंस जाते हैं। ऐसे में उनके पास एक बेहतर विषय होगा जहां पर वो देख पाएंगे, जान पाएंगे और अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़ पाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में एक से बढ़कर एक रोमांचक घटनाएं और जानकारियों का खजाना देखने को मिलेगा। साथ ही कई तरह के छोटे बड़े बाबा और सन्यासी भी देखने को मिल सकते हैं, जिनके बारे में जानकर लोग आस्था और भक्ति से सराबोर हो सकते हैं। आस्था के महापर्व में 13 वर्षीय सन्यासिनी भी संगम में डुबकी लगाने और युवाओं को अध्यात्म का संदेश देने पहुंची हैं। तस्वीरों में दिख रही ये 13 साल की बाल सन्यासी गौरी गिरी है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ने और सन्यासी का जीवन अपनाने का साहसिक निर्णय लिया है। इन्होंने अपने गुरु के रूप में महंत कौशल गिरी महाराज के साथ रहने का विकल्प चुना और खुद को आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित कर दिया। 11 साल की थी तब से मैंने गुरु दीक्षा ली थी और 13 साल की से मैंने अब संन्यास लिया है। ऐसे ही मन में आया, मेरे संन्यास लेने की इच्छा हुई थी। मेरे पहले मैं भक्ति में ज्यादा विलीन रहती थी, इसलिए मेरे मन में आया था कि मुझे संन्यास लेना है। मेरे बचपन की इच्छा थी संन्यास लेने की, साध्वी बनना है, पर घर वाले छोटे के होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं करते थे। महाकुंभ मेले में देश के हर कोने से ही नहीं, विदेशों से भी हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक है फ्रांस के आई पास्कल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पास्कल साधु संतों के साथ भक्ति में सराबोर है। साधु संतों के साथ भजनों पर झूम रही है। पास्कल का हिंदू धर्म के प्रति बहुत लगाव है। साधु संतों के बीच पहुंचकर फ्रांसीसी महिला ने खुशी जताई है। पास्कल को बचपन से ही हिंदू धर्म के प्रति लगाव रहा है। I'm very happy to be there because I know the story of the Kumbh Mela. I know the story of a drop of Amrit fall down here, and it's the holy place to get purification of soul and also to meet a lot of people as yogi, sadhu and Hindu people also. आपको बता दें कि महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा।
प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। इस आस्था, भक्ति और अध्यात्म के महापर्व में देश विदेश से कई बड़े साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आस्था, अध्यात्म और महापर्व महाकुंभ में आज वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों की महाकुंभ छावनी में प्रवेश यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। घोड़े, बग्गी समेत चांदी के रथ पर सवार होकर साधु संतों ने अपने लाव लश्कर के साथ कुंभ छावनी में प्रवेश कर लिया है। प्रवेश यात्रा के दौरान जगह जगह साधु संतों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लग रहे आस्था और आध्यात्म के महापर्व मेले में सभी अखाड़ों की पेशवाई हो रही है। पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहे महाकुंभ में बुधवार को वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों की महाकुंभ छावनी में प्रवेश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। केपी कॉलेज मैदान से शुरू हुई अनी अखाड़ों की पेशवाई कुंभ छावनी में प्रवेश के साथ खत्म हुई। अनी अखाड़ों की पेशवाई में तीनों अखाड़े के श्री महंत और अन्य सभी साधु संत घोड़े, बग्गी समेत चांदी के रथ पर सवार होकर कुंभ छावनी में प्रवेश किया। अपने लाव लश्कर के साथ यात्रा में शामिल हुए साधु संतों पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तीनों अणी जो कि वैष्णव अखाड़ा है, वैष्णव अखाड़ा परिषद है, जिनके अंतर्गत निर्वाणी अणी अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा और दिगंबर अणी अखाड़ा का राजसी ठाटबाट के साथ में नागा, अतीत, खिलाड़ी और सभी संत, महंत, महामंडलेश्वरों के साथ में आज हमारे नगर प्रवेश जो भव्यता, दिव्यता को, हमारे धार्मिक सनातन धर्म को दर्शाता है। बिल्कुल हाथी, घोड़ा, बग्गी, रथ और सभी के साथ में और बैंड बाजे और पुलिस के प्रशासन के बैंड बाजे, घोड़े, सभी लाव लश्कर के साथ में आज जो है शोभा यात्रा। गौरतलब है कि तीनों अनी अखाड़ों के आराध्य इष्ट देव हनुमान जी हैं, जबकि तीनों अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं अलग अलग हैं। निर्मोही अनी अखाड़े के धर्म ध्वजा जहां श्वेत रंग की है, तो वहीं निर्वाणी अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा केसरिया और दिगंबर अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा 5 रंगों की है। इसके बावजूद तीनों अनी अखाड़ों की परंपराएं एक जैसी हैं। तीनों अखाड़ों में धर्म ध्वजा की एक ही दिन स्थापित की जाती है और तीनों अनी अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ में छावनी प्रवेश भी एक साथ करते हैं। बता दें कि पूरे महाकुंभ के दौरान वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों के साधु संत यहीं शिविर में रहकर धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति भजन करेंगे। इसके साथ ही सभी प्रमुख स्नान पर्वों में अमृत स्नान करेंगे। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा है कि दुनिया महाकुंभ में भारत की कला संस्कृति को देखेगी। महाकुंभ दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय बन चुका है। मौजूद है सर, आज आपने देखा है क्या क्या तैयारियां हो गई? कुंभ विश्व का सबसे बड़ा मानवों का एकत्रीकरण है और पूरी दुनिया के लिए ये एक आश्चर्य का विषय है कि एक साथ 45 दिन में 45 करोड़ से ज्यादा लोग एकत्रित होंगे। भारत और चीन 2 देशों को छोड़ करके किसी देश की इतनी आबादी नहीं है जितने लोग एक साथ यहाँ पे इस छोटे से कालखंड में आएंगे। यहाँ आने वाले लोगों को देश की संस्कृति, देश के पर्यटन की क्षमता, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश का क्राफ्ट, उत्तर प्रदेश का क्यूजीन, उत्तर प्रदेश के डिफरेंट ट्रैवल सर्किट्स, उन सबके साथ में एक साथ जोड़ने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो इनका कला क्षेत्र और साथ में उत्तर प्रदेश दर्शन का जो एक क्षेत्र बनाया है, ये निश्चित रूप से अद्भुत है।
इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा। भारी भीड़ के दौरान अगर कोई भी श्रद्धालु अपनों से बिछड़ जाएगा तो उसको उसके परिवार से मिलवाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा। यही नहीं, पुलिस ने कुंभ में इस बार 7 लेयर की सिक्योरिटी का भी दावा कर दिया है। इस बार जो है हम लोग को लॉस्ट एंड फाउंड के लिए हम लोग ने अपना तैयारी किया है, जिसमें हमारे जो लोग भी बिछुड़ते हैं उनको बहुत जल्दी अपने परिवार से मिलाया जा सके। अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस में जो लॉस्ट एंड फाउंड का परसेंटेज है वो 96% के आसपास है। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि उस परसेंटेज को मीट करें और उससे भी बेहतर करें। इसके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। उसके बाद साथ में कैमरा फीड्स का इस्तेमाल किया है, ताकि हम लोग को कोई भी बच्चा अगर गायब हो जाता है तो उसके माता पिता या गार्जियन जो है वो कहीं भी हो, अगर हमारे किसी भी सेंटर पर जाएंगे तो वो कहीं से सभी जगह वो फीड अवेलेबल रहेगा, ताकि उसको जल्दी आइडेंटिफाई करके हम लोग वापस रिहेबिलिटेट कर सकें। हम अभेद एवं अचूक सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इसमें हमने एक 7 लेयर सिक्योरिटी स्कीम को लागू किया है, जिसमें डिफरेंट लेवल्स पर लोगों की चेकिंग की जाएगी और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। हम लोग सभी एजेंसीज से भी तालमेल बनाए हुए हैं, संवाद स्थापित किया हुआ है। उसमें स्टेट एजेंसीज भी हैं और सेंट्रल एजेंसीज भी हमें पूरा सहयोग प्रदान कर रही हैं। हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का भी भरपूर प्रयोग करें, एआई इनेबल्ड सिस्टम्स का भी प्रयोग करें। बीकानेर में नहर में युवक गिर गया है। बारूपाल लिफ्ट नहर में शख्स गिरा हुआ पाया गया। बताया जा रहा है कि 750 आरडी के पास पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट में युवक गिर गया है। सोलर प्लांट में काम कर रहा था युवक। 24 घंटे से स्थानीय गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। पूगल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है और इसके साथ गोताखोरों की टीम युवक की तलाश कर रही है। नागौर निवासी महेंद्र यादव के रूप में युवक की पहचान हुई है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। युवक नहर में गिर गया, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सोलर प्लांट में काम करता था युवक, ऐसी जानकारी है। 24 घंटे से स्थानीय गोताखोर युवक की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। स्थानीय गोताखोरों के साथ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। और इस बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर बलोच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले के जहरी बाजार पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जहरी के पुलिस स्टेशन, बैंक, बाजार पर कब्जा करके वहां 2 से 3 जगहों पर चेक पोस्ट भी बना लिए हैं और मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से कब्जे का ऐलान किया जा रहा। यही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने जहरी तहसील में पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के बाद उसको आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार बलूचिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करने की लड़ाई लड़ रही है। तालिबान से टकराव, बलोच विद्रोहियों का बवाल, आईएमएफ से बड़ा झटका। आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर घिर चुका है। एक तरफ अफगानिस्तान की सीमा पर उसे तालिबान सरकार से लड़ना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अपने ही घर में उसे बलोच विद्रोहियों की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। यही सही कसर आईएमएफ ने भी पूरी कर दी। आईएमएफ ने बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स घटाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिससे पाकिस्तान में आम लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने जो बवाल कर रखा है, उससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग इस कदर भड़की है कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान रेत की तरह फिसलता जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले की जहरी तहसील में पुलिस स्टेशन, बैंक और नादरा कार्यालय पर कब्जा कर लिया। खुजदार के पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के बाद बलूच विद्रोहियों ने वहां हथियार और अन्य साजो सामान जब्त करने के बाद उस पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। इस बीच बलोच विद्रोहियों ने खुजदार के जहरी इलाके के मुख्य बाजार पर कब्जा कर वहां 2-3 जगहों पर चेक पोस्ट भी बना दिए।
बुलबुल जहरी रोड और ट्रांसॉन रोड पर भी खास चेक पोस्ट बनाए गए। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए पहाड़ों पर अपनी चौकी भी तैनात कर ली है। यही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर के जरिए जहरी तहसील पर कब्जा करने का ऐलान भी किया। यानी बलूचिस्तान के तीसरे बड़े शहर की एक बाजार पर कब्जा कर बलूच विद्रोहियों, पाकिस्तानी आर्मी और शहबाज शरीफ सरकार को सीधा संकेत दे चुके हैं कि अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। बीते शनिवार को बलूचिस्तान के तुर्बत के पास पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में पाकिस्तान के अर्धसैनिक फ्रंटियर कोर के 47 जवान मारे गए और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। पुलवामा हमले की तर्ज पर हुए इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली। पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरीके से पुलवामा में सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर अटैक किया था, उसी तरीके के हमलों से अब उसको भी दो चार होना पड़ रहा है। पाकिस्तान के हाईवे अब पाकिस्तानी सेना के लिए सेफ नहीं रहे और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी। शनिवार को तुर्बत में एक पाकिस्तानी कॉन्वॉय पर अटैक हुआ जिसमें 47 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। फ्रंटियर फोर्स कराची से तुर्बत के लिए जा रही थी और उसी वक्त 8 किलोमीटर पहले ये बड़ा अटैक होता है। उसके बाद बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी सेना का काफिला कराची से तुर्बत में फ्रंटियर कोर मुख्यालय की ओर जा रहा था। बलूच विद्रोहियों के आरोपों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष बलूच लोगों पर अत्याचार किया, उनके ऊपर गोलीबारी की और कई लोगों को जबरन गायब कराया। इन्हीं आरोपों के चलते बलूचिस्तान में पाकिस्तान विरोधी भावना बढ़ती गई और अब बलूचिस्तान के खुजदार के जहरी इलाके पर बलोच विद्रोहियों का कब्जा करना, बलोच लड़ाकों का कब्जा करना काफी अहम माना जा रहा है। और ये पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए जोरदार झटका माना जा रहा है। उधर पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद वहां हिंदुओं के ऊपर हमलों के बाद भले ही भारत से रिश्ते तल्ख हो चुके हों, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच रिश्ते पहले की तरह मजबूत हैं। भारत और बांग्लादेश की सेना के अधिकारी एक दूसरे के यहां पहले की तरह ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। भारतीय सेना का कई मित्र देशों के साथ डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम रहा है और इसी के तहत एक्सचेंज प्रोग्राम बांग्लादेश के साथ भी है। यूनुस सरकार के वश में नहीं है बांग्लादेशी फौज। भारतीय सेना के साथ बांग्लादेश फौज के रिश्ते मधुर। जजों के प्रोग्राम रद्द, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग जारी। बांग्लादेश के अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार की पूरी कोशिश भारत से रिश्ते खराब कर पाकिस्तान से हाथ मिलाने की है, लेकिन यूनुस सरकार बांग्लादेशी फौज को भारत के खिलाफ खड़ा करने में नाकाम साबित हो रही है। हालात ऐसे हैं कि मोहम्मद यूनुस सरकार भारत और बांग्लादेश के बीच डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। दरअसल दोनों देशों के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव के बीच दोनों देशों की सेनाओं के बीच रिश्ते पहले जैसे मधुर हैं। भारतीय और बांग्लादेशी अधिकारी एक दूसरे के डिफेंस कोर्स में पहले की तरह शामिल हो रहे हैं। बांग्लादेश की सेना के अधिकारी भारत के डिफेंस इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग तरह के कोर्स करने आते रहे हैं। कह सकते हैं कि इस वक्त यूनुस सरकार वहां पे जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन है उस पर काबिज हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर अभी भी यूनुस सरकार का बस नहीं है और वो है बांग्लादेश की फौज। भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच में रिश्ते बहुत मजबूत हैं और समय समय पर उसको टेस्ट भी किया गया है और यही वजह है कि जब बांग्लादेश की अब की सरकार ने भारत के साथ रिश्ते खत्म करने की तैयारी की है, भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच रिश्ते अभी भी लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से
पहले भी भारतीय सेना के अधिकारी और बांग्लादेश के सेना के अधिकारी लगातार भारत के सैन्य संस्थानों और बांग्लादेश के सैन्य संस्थानों में ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए जाते थे, वो अब भी बदस्तूर जारी है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार भले ही सेना में पाकिस्तान की एंट्री करा रही हो, लेकिन भारत को एग्जिट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। हाल ही में विजय दिवस के मौके पर बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी कोलकाता आए तो अब भारतीय सेना के 3 अफसर मिलिट्री एक्सचेंज कोर्स करने के लिए ढाका पहुंचे हैं। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य कोर्स प्रोग्राम जारी है। अगर हम पिछले 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019 से 20 में बांग्लादेश की सेना के 37 अधिकारियों ने भारत में कोर्स किया। इसी तरह साल 2021 से 22 में 62 अधिकारियों ने भारत में सैन्य कोर्स किया। वहीं साल 2022 से 23 में 52, साल 2023 से 24 में 30 और साल 2024 से 25 में बांग्लादेश की सेना के 41 अधिकारियों को भारत में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ठीक इसी तरह भारतीय सेना के अफसर हर साल बांग्लादेश में ट्रेनिंग के लिए जाते रहे हैं। पिछले साल 15 और इस साल 11 भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बांग्लादेश में सेना के कोर्स को ज्वाइन किया है। पिछले हफ्ते ही भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी कि भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना के अधिकारी यानी कि एक अधिकारी यानी कुल 3 लोग जो हैं, 3 अफसर वो ढाका गए हैं एक कोर्स करने के लिए। वहाँ पे भारतीय सेना अलग अलग तरीके के कोर्स करती है, जिसमें हायर कमांड भी है, जिसमें अलग अलग तरीके के कोर्सेज जो हैं जो कि वहाँ पे अंजाम देते हैं। उसी तरीके से बांग्लादेश के सेना के अफसर भी भारतीय सेना के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग तरीके के कोर्स करते हैं। पिछले साल ही यानी कि 2024-25 में 41 बांग्लादेशी अधिकारियों को, अफसरों को यहाँ पे ट्रेन किया गया और इस वक्त भारत में जो OTA चेन्नई है वहाँ पे बांग्लादेश के 2 महिला कैडेट भी अभी भी ट्रेनिंग ले रही हैं और वहाँ कई सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि भारतीय सेना लगातार बांग्लादेश को जो है वहाँ पे ट्रेनिंग दे रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास लंबे समय से जारी है। इसी साल अक्टूबर में भारतीय सेना का बांग्लादेश दौरा प्रस्तावित है। ये सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण है। एक साल ये अभ्यास भारत में आयोजित होता है और एक बार बांग्लादेश में। तो एक बात तो साफ है, भले ही यूनुस कितनी भी कोशिश कर लें भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तल्ख करने के लिए, लेकिन भारत और बांग्लादेश की फौज के बीच जो रिश्ते हैं, जो डिफेंस एक्सचेंजेस हैं, डिफेंस टाइज हैं, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। उस पर यूनुस का कोई भी जोर नहीं चल रहा है, रिश्ते अभी भी मजबूत हैं। यही नहीं, इसी अक्टूबर में सालाना जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, वो भी प्रस्तावित है और इस बार तो भारत को बांग्लादेश जाना है। अब ये देखना होगा कि क्या बांग्लादेश के जो इस वक्त के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, क्या वो इस जो रिश्ते हैं इसमें भी जहर घोलने की कोशिश करते हैं या नहीं। हालांकि इससे पहले यूनुस सरकार ने भारत में आयोजित जजों की ट्रेनिंग प्रोग्राम में बांग्लादेश के 50 जजों की भागीदारी को रद्द कर दिया था, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के ट्रेनिंग प्रोग्राम बदस्तूर जारी हैं। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक प्रिया गोल्ड टॉम टॉम नूडल्स, नाम तो सुना होगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक प्रिया गोल्ड टॉम टॉम नूडल्स, नाम तो सुना होगा। सरकार की राय यह है कि पेपर रद्द होना चाहिए। क्या रद्द हो जाएगी SI भर्ती परीक्षा 2021? हाईकोर्ट में गुरुवार को सरकार दाखिल करेगी जवाब। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिया बड़ा संकेत। SOG ने कह दिया परीक्षा रद्द करें, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने राय दे दी और कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। तो सरकार की, इसका मतलब सरकार की राय यह है कि पेपर रद्द होना चाहिए। SI भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, ये गुरुवार को राज्य सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद साफ होगा।
लेकिन उससे पहले मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साफ संकेत दिए हैं कि जो राय एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी ने दी है वही सरकार की राय होगी। आपको बता दें कि इस मामले में एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से जब पूछा गया कि हाईकोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन 6 हफ्ते बीतने के बाद भी सरकार ने जवाब पेश नहीं किया, इस पर डॉक्टर किरोड़ीलाल ने कहा कि सरकार की बहुत व्यस्तता थी। बड़ी व्यस्तताएं थी सरकार की। राइजिंग राजस्थान था, प्रधानमंत्री जी 2 बार आए, उनकी उससे पहले चुनाव थे 7, तो व्यस्तता के कारण शायद ये नहीं हो पाया होगा। दरअसल इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को 2 दिन के अंदर स्पष्ट जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने सरकार को साफ शब्दों में कहा था कि अगर राज्य सरकार की तरफ से 2 दिन के अंदर जवाब नहीं आता है तो एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश को ही सरकार का जवाब मान लिया जाएगा। राजस्थान का मंतव्य जब न्यायालय में जवाब पेश होगा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में, तब आपको पता लग जाएगा। जहाँ तक कोई विषय जब न्यायालय में सब जुडिस होता है तो उसमें न्यायालय से बाहर कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से एसआईटी की रिपोर्ट, एजी की विधिक राय और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा था। इसके साथ ही ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के मामले में भी नाराजगी जाहिर की थी। हाईकोर्ट ने सरकार से 18 नवंबर 2024 को दिए गए अपने फैसले की पालना का आदेश दिया था। प्रदेश में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के बहुत लंबी चौड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की और कुछ कैबिनेट मंत्री ये चाहते हैं कि ये भर्ती निरस्त हो और कुछ चाहते हैं कि ये भर्ती निरस्त ना हो। शायद अब ये वर्चस्व की लड़ाई का पटाक्षेप होने का समय आ गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि जब राजस्थान सरकार हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करेगी तो एसआई भर्ती परीक्षा के समस्त तथ्य और सही जानकारी जनता को प्राप्त हो सकेगी, सरकार की मंशा की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। पेपर लीक मामले में अभी तक 45 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी एसओजी कर चुकी है। इनमें से 25 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। एसआई भर्ती पेपर लीक कांड आरपीएससी ने कुल 859 पदों के लिए ली थी परीक्षा। भर्ती परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को हुई थी। पेपर लीक हसनपुरा में शांति नगर के एक सेंटर से हुआ था। स्कूल के प्रिंसिपल, सेंटर के अधीक्षक की मुख्य भूमिका थी। भजनलाल सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। मार्च 2024 से लीक कांड में गिरफ्तारी शुरू हुई। धांधली के बाद परीक्षा को रद्द करने की मांग उठी। बहरहाल गुरुवार को कोर्ट में होने वाली सुनवाई में एसआई भर्ती परीक्षा का भविष्य तय हो जाएगा, लेकिन निगाहें राज्य सरकार के जवाब पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।